तो जय हिंद अभिमन्यु भाई जी। अभी बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। अभी हम जो डॉक्यूमेंट्री पूरे भारत में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी जगह हम लोगों ने उसको प्रसारित भी किया है, दिखाया है, और काफ़ी अलग अलग तरीके के लोगों के सुझाव भी आए हैं और वो लोग समझ भी रहे हैं इसको कि किस तरीके का हम अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है कि ये जो विषय हैं इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, तो उनके लिए आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा, चूँकि अलग अलग मानसिकता के जो है लोग इस चीज़ में रहते हैं और क्या उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप अपने तरीके से बताने की कोशिश कीजिए जिससे कि कोई उनके अंदर गलतफहमी नहीं रहे। जी, इस डॉक्यूमेंट्री को 3 चरणों में बनाया गया है। पहले चरण में अंग्रेजों के पूर्व के इतिहास को बताया गया है। दूसरे चरण में अंग्रेजों द्वारा स्थापित लूट तंत्र अर्थात सत्ता और संपत्ति के केंद्रीकरण की व्यवस्था और उसके दुष्परिणाम की चर्चा है। और तीसरे चरण में वर्तमान में हमारे सामने जो समस्या है उसके समाधान करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी चर्चा है। लंबे अरसे तक, लगभग 1000 वर्ष तक भारत पर बाहरी मान्यताओं के मानने वाले शासकों का राज रहा है। इस कारण से इतिहास के जानने वाले अलग अलग विद्वानों के इतिहास की सन और तारीखों के विषय में अलग अलग मत हो सकते हैं। इसको लेकर हमें वाद विवाद नहीं करना है। हमने यहाँ केवल भारत के स्वर्णिम इतिहास की चर्चा इसलिए की है ताकि भारतवासी अपने संविधान के प्रथम पन्ने के साथ अर्थात स्वातंत्र्य, समता, न्याय और बंधुता के साथ अपने स्वर्णिम वर्तमान की ओर बढ़ सके। जैसे कि हम सबको पता है, हमारा भारत अलग अलग जाति, संप्रदाय, मत और मान्यताओं को मानने वाले लोक समूह से बना हुआ है। इन लोक समूहों के अपने अपने आदर्श पुरुष भी हैं। इनको भी हमने इस डॉक्यूमेंट्री में लिया है। हमें यह भी पता है कि इनके भी विषय में हमारे यहाँ परस्पर विरोधी मत है। इसके बावजूद हमें सभी जाति, संप्रदाय और मतों का आदर करते हुए हमारी विविधता में एकता, अखंडता वाली सभ्यता, संस्कृति की तरफ ही बढ़ना। यहाँ तक कि जिन अंग्रेजों के लूट तंत्र के खिलाफ लड़ते लड़ते भारत के 7 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी, उन अंग्रेजों से भी हमें नफरत नहीं है। हम तो बस उनके द्वारा बनाई गई लूट तंत्र की सत्ता और संपत्ति के केंद्रीकरण की व्यवस्था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में निर्माण हुई समस्याएं और वर्तमान भारत की समस्याएं, उसके ऊपर चर्चा, विचार, मंथन करने के लिए आपके पास आए हैं। यह हमारे 14 वर्ष के भारत भ्रमण के बाद शोध, संकलन, चिंतन एवं देश भर के अनेक विद्वानों के साथ चर्चा करने के बाद बनाई गई है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा आध्यात्मिक विश्वगुरु के पद पर पुनः आरूढ़ कराने के लिए देशवासियों का जनमानस बनाने का यह हमारा छोटा सा प्रयास है। स्विट्जरलैंड से द सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट का खिताब पाने वाले, लिटरेचर के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, ब्रिटेन से इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ड के विजेता, द बिगेस्ट सोल्यूशन मेकर किताब के लेखक माननीय केसर भाई इस विषय को देश भर में प्रचारित एवं प्रसारित करने जा रहे हैं ताकि भारतवासियों को उनके उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाया जा सके। स्वदेशी ग्रामोद्योग, गृहोद्योगों का प्रशिक्षण, प्रदर्शन के साथ नो लर्न नो फीस, नो क्यूर नो मनी जैसे विषयों को भी अभियान द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें देशवासियों के सहकार्य की अपेक्षा है। लोक स्वराज, आत्मनिर्भर भारत, अतीत से आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की ओर। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, ऐसा हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। सोने की चिड़िया का अर्थ भारत देश के लोगों की आर्थिक समृद्धि से है। महान सम्राट अशोका के कालखंड से लेकर तो स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय तक भारत के गांव का स्वावलंबन तथा नगरों में रोजगार की व्यवस्थाएं किस प्रकार थी, इसकी जानकारी विश्व के महान इतिहासविद श्री धर्मपाल जी ने अंग्रेजी राज से पहले का भारत नामक किताब में दी है। जिन गुलाम मानसिकताओं के लोगों ने उपनिवेशी शिक्षा के प्रभाव में भारत के लोगों को ये पढ़ाया कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सुई भी नहीं बनती थी, वह लोग यह भूल जाते हैं कि भारत में हैंडलूम बोल्ट का उल्लेख आज से 2000 वर्ष पूर्व सम्राट अशोका के समय पर भी मिलता है। पाकिस्तान के सिंध में हुए उत्खनन से यह पता चला है कि भारत में कपास के वस्त्रों का प्रयोग आज से 7500 वर्ष पूर्व ही किया गया था। जिस हथकरघे पर यह कपड़ा बनाया जाता है
उस पर सुई जैसे सैकड़ों तार होते हैं, जिसमें से धागा पिरोया जाता है, जिसे ताना भरना भी कहते हैं। भारत का रेशमी और सूती कपड़ा, बंगाल में बनने वाला विश्व प्रसिद्ध मलमल का कपड़ा जो सारी दुनिया में निर्यात होता था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से पहले के भारतीय उद्योगों की साक्ष्य है। भारत में सम्राट अशोका के समय पर बने अशोक स्तंभ हो या आज से 1600 साल पूर्व बनाए बिना जंग लगे आज भी दिल्ली के मेहरौली में खड़े गुप्तकालीन लोह स्तंभ हो, भारत के टेक्नोलॉजी की साक्ष्य है। भारत में इस्लामिक आक्रमण से हजारों वर्ष पूर्व बनी अजिंठा और वेरुल की गुफाएं हो या सहस्त्रों सैकड़ों वर्षों से खड़े हमारे मंदिर और जल स्थल और आकाश को चूमती पहाड़ियों के चोटियों पर बने यादवकालीन किले हमारे वास्तुकला की साक्ष्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय में समुद्री टापू पर बनाए जलदुर्ग हो या फिर नदियों पर बनाए पत्थरी पुल हो तथा दक्षिण और उत्तर भारत के कई गांवों में बने पत्थर तथा पक्की ईंटों की बनाई सड़कें हो, भारत के उस वक्त की निर्माण कला को दर्शाती है। सम्राट अशोक के समय का अखंड भारत हो या छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना और नौसेना के बल पर खड़ा किया स्वराज, भारतीयों के साहस और पराक्रम की साक्ष्य है। और इतिहास के पूर्व काल को भी देखा जाए तो दुनिया को गति के लिए चक्र अर्थात चक्का पहिया देने वाला भी भारत ही है। व्यापार व्यवहार अर्थात गणित के लिए शून्य देने वाला भारत तथा भाषा की समृद्धि के लिए व्याकरण देने वाला भी भारत ही है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एवं हरियाणा के राखीगढ़ी के टीलों के उत्खनन के बाद मिली नागरी सभ्यता भारत के नगर नियोजन तथा समृद्ध इतिहास की साक्ष्य है। नगर राज्यों को समृद्धि एवं व्यवस्थापन की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य युग में महाराजा कृष्णदेव राय और पंडित तेनाली रामा द्वारा संचालित विजयनगर का साम्राज्य हो, श्री कृष्ण के सामयोग विचार पर निर्मित किसान, कारीगर एवं आम जनता की खुशहाली के लिए बना छत्रपति का रामराज्य अर्थात स्वराज हो, भारतीय राज्य व्यवस्थापन के उत्कृष्ट उदाहरण है। और इससे आगे भी जाना हो तो भारत के बिहार के वैशाली जनपद का समृद्ध लोकतंत्र के उदाहरण में भारत की दुनिया को देन ही है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के हजारों वर्ष पूर्व वेदों में खगोल अर्थात ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों एवं तारों की चर्चा, भूगोल, पृथ्वी के 7 खंडों की चर्चा, जैव रासायनिक विद्या एवं भौतिक में गुरुत्वाकर्षण की चर्चा है। उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा है। योग और आयुर्वेद में धन्वंतरी, चरक, शुश्रुक और वाग्भट के आरोग्य सूत्रों की अर्थात शल्य चिकित्सा का ज्ञान है। और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के विद्यार्थी भारत के नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। यह भारतीय ऋषि मुनि, विद्वान एवं चिंतकों की उपलब्धियों की दुनिया को देन ही है। यहाँ तक कि विमान का शोध भी राइट ब्रदर्स के पूर्व भारत के बापू शास्त्री तलपदे ने मराठा साम्राज्य के एक सरदार बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के आर्थिक सहयोग से लगाया था एवं मुंबई के जुहू चौपाटी पर महाराजा तथा अंग्रेज अफसर एवं आम जनता के सामने विमान की यशस्वी उड़ान भी कर दिखाई थी, जिसकी न्यूज तत्कालीन वृत्तपत्रों में छपी थी। किंतु भारत विदेशियों का गुलाम होने की वजह से भारत का महान इतिहास भारतवासियों से छुपाया गया और मैकॉले शिक्षा पद्धति से भारतवासियों को यह पढ़ाया गया कि जो कुछ भी प्रयोग और शोध है वो सारे भारत के बाहर यूरोप और अमेरिका के पास ही है और भारत तो बस जंगली और जाहिल लोगों का एक देश है, ताकि भारतीयों को मानसिक गुलाम बनाया जा सके और विदेशी उत्पादों को यहाँ बेचा जा सके। यूरोपीय यूनियन के व्यापारी कंपनियों के भारत में राज से पहले भारत राष्ट्र में 565 नगर राज्य या जनपद थे। इनमें से अधिकतर जनपदों नगर राज्यों में रोजगार की व्यवस्थाओं को देखे तो सभी के पेट भरने के लिए रोजगार का नियोजन और व्यवस्थापन कुछ जगह के अपवादों को छोड़े तो संपत्ति के विकेंद्रीकरण अर्थात बंटवारे के विचार पर ही किया गया था, ऐसा स्पष्ट होता है। धरती को भौगोलिक दृष्टि से देखे तो भारत पूरब का देश है। पृथ्वी के पूरब में प्रकृति की अनुकूलता होने से आबादी की संख्या अधिक दिखाई देती है और सभी का उदर निर्वाह स्वाभिमान और स्वावलंबन से हो, इसलिए हमारा समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार पर ही खड़ा किया गया था, ऐसा दिखाई देता है। अन्न, वस्त्र और निवारा जैसी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं में ही सभी के रोजगार की व्यवस्था थी।
अन्न धान्य, साग सब्जी, फल फूल के उत्पादन में 40% लोग, वस्त्र निर्माण के काम में 20% लोग एवं निवारा सहित मनुष्य समाज की अन्य आवश्यकताओं में 40% लोगों को विकेंद्रित पद्धति से काम और रोजगार उपलब्ध था। अर्थात जनपदों में व्यवस्थापन और नियोजन के दम पर पूरे 100% लोगों को रोजगार उपलब्ध था। तभी सही मायने में कोई देश देश कहलाता था। इसमें गांव का व्यवस्थापन भी बड़ा अद्भुत दिखाई देता है। गांव में सब भूमि गोपाल की के विचार पर सामूहिक कृषिकरण किया जाता था। गांव ट्रस्टशिप के विचार पर चलते थे। अनाथ और अपंग लोगों का पालकत्व गांव के सामूहिक जिम्मे ही था। सारा कृषि कर्म बैलों द्वारा किया जाता था। गाय बैलों की जननी एवं मानव के लिए पौष्टिक अन्न, दूध, दही और घी की निर्माता होने से गाय भारतीय संस्कृति में माँ के दर्जे से पूजी जाती थी। टैक्स भी सामूहिक ही दिया जाता था एवं गांव में धान्य कोठार जैसे अन्न भंडारण की सामूहिक व्यवस्थाएं थी। लोगों के घरों में भी जहां कम से कम 2 साल का अन्न भंडारण होता था। भूमिगत धान्य कोठार होते थे। जल आपूर्ति के लिए कुएं, बावड़ी, तालाब, पीने के पानी के लिए स्वतंत्र तालाब एवं कृषि के सिंचाई के लिए स्वतंत्र तालाब की व्यवस्थाएं थी। गांव की अन्य आवश्यकताएं जैसे कृषि और निवारा के लिए लकड़ी की आवश्यकताएं, लकड़ी का काम, लोहे का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर सभी गांव में ही होते थे। भूमि सामूहिक होने से कोई भूमिहीन नहीं था। जल, जंगल, जमीन प्रकृति की देन मानकर सभी का उदर निर्वाहन के लिए उस पर समान अधिकार था एवं सभी के रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था गांव में ही कराई जाती थी। गांव में वनौषधि उद्यान एवं उसके जानकार वैद्य भी होते थे जो गांव के लोगों की आरोग्य व्यवस्था का ध्यान रखते थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए गुरु शिष्य परंपरा थी। गांव समाज की सामान्य समस्याओं का निपटारा करने के लिए गांव में समझदार लोगों की पंच कमेटियां भी होती थी जो गांव में न्याय नियोजन, कृषि उपज के मूल्य निर्धारण जैसे कामों को देखती थी। वर्तमान में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का देवाजी तोफा द्वारा निर्मित गांव मेंढालेखा इसका एक उदाहरण ही है। नगर राज्य का राजा या जनपद का प्रमुख गांव के अंदरूनी मामले में ना के बराबर ही हस्तक्षेप करते थे। गांव अपने स्थानिक विकास के पैसों का स्वतः ही नियोजन किया करते थे और केवल 6% सुरक्षा टैक्स ही राज्यों के पास भेजा जाता था। इस प्रकार गांव स्वतंत्र व्यवस्था से संचालित थे। नगरों रोजगार बटे हुए थे और बड़े रोजगार सामूहिक थे। वस्त्र उद्योगों में सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन, कच्ची घानी से तेल का उत्पादन, दालें एवं अन्य कृषि प्रक्रिया उत्पादन नागरी उद्योगों में प्रमुखता से होता था। धातु उद्योगों में लोहा, तांबा, पीतल, कांसे के बर्तनों का निर्माण, नगर निर्माण के काम आने वाला चूना काफी विकसित था। उत्पादन प्रक्रिया एवं बिक्री व्यवस्थापन से सभी के रोजगार की व्यवस्था थी। नगर में नगर वासियों के अन्न भंडारण से लेकर तो तालाबों से मिट्टी की पाइपलाइन से नगर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो, चौक चौराहे पर रात्रि में तेल के दीपक जलाने की व्यवस्था हो, नगर में नाली, रास्ते, सार्वजनिक सभागार, प्रवासी यात्रियों को ठहरने के लिए धर्मशालाएं, शिक्षा के लिए छोटे बड़े विद्यालय, योगाभ्यास और व्यायाम के लिए सार्वजनिक प्रांगण एवं व्यायाम शालाएं, आयुर्वेद एवं यूनानी के आधार पर बने औषधालय, आरोग्य चिकित्सक एवं चिकित्सालयों की व्यवस्था, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना घर, नगर में परिवहन के लिए घोड़ा गाड़ी। भारतीय नगर उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे थे। न्याय के लिए न्यायाधिकारियों की जूरी और मसला यहाँ हल नहीं हुआ तो अंत में राज दरबार या जनपद भवन, राजमहल राजा की निजी संपत्ति न होते हुए उस नगर राज्यों की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। टैक्स व्यवस्था में नगर की सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण का पैसा नगर नियोजन विभाग के पास जमा रखते हुए यहाँ से भी केवल 6% सुरक्षा टैक्स ही भारत की चतुर्सीमा की सुरक्षा करने वाले चक्रवर्ती सम्राट के पास भेजा जाता था। इस प्रकार मध्ययुगीन जनपदों का और नगर राज्यों का व्यवस्थापन होता था। गांव और नगर के अलावा भारत के वनों एवं दूर दराजों के पहाड़ी क्षेत्रों पर जनजातियों का स्वतंत्र स्वराज हुआ करता था। यह प्रकृति पूजक लोग जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा करते थे। प्रकृति के संतुलन के लिए भूमि पर जंगलों का 1/3% में होना बहुत अनिवार्य होता है। पृथ्वी पर शाश्वत जीवन अर्थात
जीवन को बचाकर रखने के लिए वनों में जैव विविधता का विकास सृष्टि चक्र में अहम भूमिका निभाता है। गौण खनिज एवं जंगल की सुरक्षा का दायित्व वनों में रहने वाले लोग स्वयं निभाते थे। एक समय पर भारत में पश्चिम, उत्तर एवं पूर्व महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के बड़े भूभाग पर गोंडवाना रियासत के अधीन जनजातियों के छोटे मोटे स्वतंत्र स्वराज हुआ करते थे। इनकी आय का प्रमुख साधन जंगल की कीमती लकड़ी, मूल्यवान जड़ी बूटी, गौण खनिज, जंगल में पाए जाने वाले सूखे मेवे, बांस उत्पादन तथा शहद, जंगल में होने वाले पशुपालन से चलती थी। अंग्रेजी राज से पहले भारत के कुछ गांव एवं नगर राज्य इतने स्वावलंबी थे कि वहाँ केवल नमक ही बाहर से आता था। ऐसा ही एक क्षेत्र जिसे हम जल संपदा कहते हैं, जिसमें भारत की छोटी बड़ी नदियाँ और समुद्री किनारी क्षेत्र आते हैं। वहाँ जो लोग रहते थे वह मछली उत्पादन, जल में प्राप्त होने वाले रत्न, मोती उत्पादन, कुछ जलीय वनस्पतियाँ, सिंघाड़े जैसे खाद्य उत्पाद, कमल पुष्पों का उत्पादन, नदियों के पात्रों से खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी के उपज तथा समुद्री नमक निर्माण का काम वही के स्थानिक निवासी अपने अधिकार क्षेत्र के साथ किया करते थे। माता के जैसे ही गौ माता और भू माता की मान्यता थी। बैल, भैंस, भेड़, बकरी तथा अन्य पशु पक्षियों की बिक्री जरूर होती थी, किंतु गाय की बिक्री की जगह गोदान की प्रथा थी। इसी तरह भूमाता की बिक्री की जगह सब भूमि गोपाल की अर्थात भूमि प्रकृति की देन मानकर निवास तथा कृषि कर्म के लिए भूदान की व्यवस्था थी। दूसरा विद्या एवं आरोग्य अर्थात प्राण तथा न्याय जैसे पवित्र कर्मों में दान की ही व्यवस्था थी। विद्यार्थी गुरु से विद्या प्राप्त करने के बाद गुरु को यथाशक्ति दान दिया करते थे। ऐसे ही आरोग्य में प्राण बचाने वाले वैद्यों एवं चिकित्सकों को आरोग्य लाभ के बाद रोगी यथा संभव दान दिया करते थे। इसी तरह न्याय के विषय में भी जहाँ समस्या वही समाधान के सूत्रों पर, जिन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता था, वही के ग्राम या नगर समाज के अलग अलग जातियों के 5 सदस्यों को राजबाड़ा या जनपद भवन के अधिकारियों की उपस्थिति में बिना 1 रुपया खर्च किए बगैर न्यायदान की व्यवस्था थी। नीति निर्धारण अर्थात निर्णय प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता थी। हर गांव तथा नगर के मोहल्लों की सभा से आए जनमत से ही नीति निर्धारण का काम होता था। सोने चांदी की मुद्रा भारत के चलन में रही है। सोना, चांदी, हीरे, मोती, रत्न, जवाहिरों से भारत के घरों और राज्यों के खजाने भरे पड़े थे। पिछले 2000 वर्ष के इतिहास में उत्तरी भारत पर लगभग 1000 वर्ष तक इस्लामिक शासकों का राज भी रहा है। तब भी हमारे रोजगार की व्यवस्था, हमारा आर्थिक और सामाजिक ताना बाना किस प्रकार मजबूत रहा है, इसका यह उदाहरण है। जैसे यह प्रकृति गुण और दोष से उत्पन्न है, वैसे ही हमारा मानव समाज भी जब भी इसमें दोष बढ़ते हैं, तब पौराणिक काल में हमें राम और कृष्ण का उदाहरण दिखाई देता है। ऐतिहासिक काल में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, चक्रधर स्वामी, संत कबीर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम तथा गुरु नानक देव जी ने समाज के दोषों पर प्रहार करते हुए समाज में सामाजिक समता को स्थापित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार हमारे इतिहास में गांव तथा नगरों में जीवन यापन की, संपत्ति तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण के अधिकारों के साथ बनी स्वतंत्र व्यवस्थाओं का दर्शन होता है। इस समय जब आधी दुनिया के देशों को अपने व्यापार के लिए अपना बाजार बनाने वाले उपनिवेशवादी यूरोपियन यूनियन की कंपनियां जैसे डच, फ्रेंच, पुर्तगाल तथा ब्रिटिश कंपनियां भारत आई, तो भारत की इस धन संपदा को लूटने के लिए अपने कंपनी राज में गुलामी की पूरी व्यवस्थाओं को अपने साथ लूटने के लिए लेकर आई। जिन व्यवस्थाओं से भारत से पहले दुनिया के अन्य देशों को अपना मानसिक गुलाम बनाकर लूट रहे थे, जिनमें उनकी शिक्षा पद्धति प्रमुख थी। उस समय जब मानस परिवर्तन के लिए दुनिया में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चलन नहीं था, तो ऐसी शिक्षा के माध्यम से ही अपनी व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का निर्माण तथा उनके लूट तंत्री राज का समर्थन करे, ऐसा मानस बनाना था। तो इस शिक्षा व्यवस्था का प्रयोग अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल प्रांत अर्थात बंगाल, बिहार, ओडिशा राज्य का क्षेत्र, जो उस समय के सत्ता केंद्र की मराठा शक्ति के
क्षीण होने पर अंग्रेजों ने कब्जाया था वह किया, और उसके बाद सारे देश में जब उनका राज आया तब अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को ही पूरे देश में लागू करवाया। इससे मिलती राज्य की नौकरियां, पेंशन और काम के टेंडर के चलते लोगों ने पैसे देकर इस शिक्षा को लेना आरंभ किया, और समय के साथ इसी शिक्षा का बाजारीकरण भी हुआ। शिक्षा बिकने लगी, उसका बिजनेस बन गया, और इसी के साथ विद्यादान की व्यवस्था बदल गई। संस्कृत, मराठी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, आसामी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी, मलयालम जैसी देसी भाषाएं पिछड़ गई, और लोग कालांतर से अपनी भाषाएं भूलकर अंग्रेजी भाषा के गुलाम बन गए। ऐसे ही न्यायदान की व्यवस्था को भी बदल दिया गया। गुलामों को न्याय का अधिकार नकारते हुए न्याय बेचने की व्यवस्था बना दी, जिससे उनके नियुक्त अधिकारियों को माय लॉर्ड अर्थात हे भगवान कहकर पुकारना पड़ता था। फिर 10 साल, 20 साल, 30 साल या किसी किसी का मरने के उपरांत फैसला सुनाते थे। इतने समय में वादी प्रतिवादी दोनों की ही संपत्ति बिक जाए, ऐसी व्यवस्था कर दी। और अंतिम न्याय लंदन में तो गरीब बिना न्याय के ही मरने लगा। गोदान की जगह पर अंग्रेजी राज में गाय बिकने लगी, और उनके मांस निर्यात करने वाले कत्लखानों में कटने लगी। भूदान को अंग्रेजी लैंड एक्विजिशन एक्ट ने पूरी तरह ही बदल डाला। भूमि के निजीकरण से भूमि की खरीद फरोख्त, उससे टैक्स कलेक्शन किया जाने लगा। अपने प्रोजेक्ट्स तथा कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया। दूसरा, कच्चा माल ले जाना और पक्का करके फिर बेचने का ट्रांसपोर्ट खर्चा इससे बच गया। समय भी बच गया, जिससे यूरोपियन कंपनियों ने खूब मुनाफा कमाया। दूसरी तरफ इस कानून से गांव का प्रबंधन पूरी तरह टूट गया। वहाँ जमीनों का निजीकरण हुआ तो 1-2 जमींदार, 5-10 छोटे किसान एवं बाकी भूमिहीन वर्ग का गांव में निर्माण हुआ। फिर यही भूमिहीन वर्ग भागकर शहर आया और अंग्रेजी कंपनियों का सस्ते में मजदूर बन गया। ऐसे ही आरोग्य दान, मानव को स्वस्थ रहने के लिए आहार विहार और दिनचर्या, योग, आसन, प्राणायाम और बीमार पड़ा तो आयुर्वेद, यूनानी तथा अन्य देशी विधा से जो चिकित्सा पद्धतियां थी, उसकी जगह अंग्रेजों ने शुरू में एलोपैथी दवाखानों की फ्री में व्यवस्था कर दी। एलोपैथी की रासायनिक दवाओं से मिलता तुरंत आराम देख जब लोग इसकी तरफ भागे, तब आरोग्य दान की व्यवस्थाएं बदल गई। कालांतर में फ्री के सरकारी अस्पतालों में अभाव तथा निजी अस्पतालों में सारी सुविधाएं होने से लोग प्राइवेट दवाखानों की तरफ भागने लगे, जिससे धीरे धीरे इसका बड़ा बाजार बन गया। लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी दवाखानों के चक्कर में तथा महंगी एलोपैथी दवाओं के खरीदी में लूट गई। दवा और मेडिकल साहित्य बेचने वाली विदेशी कंपनियां अमीर हो गई। आरोग्य दान से आरोग्य लूट वाली व्यवस्था भारत में स्थापित हो गई। इस व्यवस्था से भारतीय भेषज प्रणाली अर्थात चिकित्सा पद्धति को भी बदल दिया। टैक्स व्यवस्था, गुलामों को नियोजन का अधिकार नकारते हुए अंग्रेजों ने गांव और नगर राज्यों के तथा जनपदों के नियोजन के अधिकारों को भी छीन लिया। टैक्स कलेक्शन के लिए पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, वाइसरॉय और अंत में लंदन ऐसी टैक्स व्यवस्था बना ली। भारतीयों के विरोध करने पर उन्हें ये समझाया कि हमें सारे भारत का एक समान विकास करना है और इसीलिए हम रेल रास्ते और पुल बना रहे हैं, जबकि यह उनके कंपनियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए और बाद में भारतवासियों के आवागमन के लिए था। भारतीयों पर अनेक प्रकार के टैक्स लगाकर उन्हें लूटा गया। गांव और नगरों से सारा टैक्स लंदन तक और वहां से फिर गांव नगर तक की व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को जन्म दे दिया। कृषि मूल्य निर्धारण की व्यवस्था भी इसी तरह बदल दी गई। भारत में जहां अलग अलग जलवायु में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है, तो उपज का खर्चा वही के स्थानिक किसानों को पता होता है। इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए कृषि मूल्य निर्धारण स्थानीय किसान प्रतिनिधि जनपद अधिकारियों के साथ मिलकर तय करते थे। अंग्रेजों ने इस लोकाधिकार को भी छीन लिया। अब कृषि उपज के मूल्य अंग्रेज तय करने लगे, जिसके साथ धान्य व्यापार पर उनकी मोनोपोली स्थापित हो गई। तो उन्होंने अन्य धान्य के व्यापार को जुए जैसी तेजी मंदी वाली व्यवस्था में तब्दील कर दिया, जिससे अंग्रेजी कंपनियों ने बहुत मुनाफा कमाया। किंतु भारत के गांव के किसान तथा नगर के छोटे बड़े व्यापारी
बर्बाद हो गए। अंग्रेजी फॉरेस्ट एक्ट, इस कानून ने हजारों वर्ष से भारत के वनों में रहने वाले जनजातियों के स्वराज को एक झटके में खत्म कर दिया। अपने ही वन की 2 लकड़ी लेने पर अब वनवासियों पर चोरी के मुकदमे चलने लगे, तो दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनियों ने भारतीय वनों से कीमती लकड़ी तथा खनिज संपदा की बेतहाशा लूट कर ली। इसी तरह भारत की जल संपदा को भी अधिग्रहित कर नमक उद्योग पर अपनी मोनोपोली स्थापित कर दी। नगरों में रोजगार के प्रबंधन की व्यवस्था को भी बंद कर दिया। देसी उत्पादों पर भारी टैक्स लगा दिया। भारत के सूती एवं रेशमी वस्त्रों पर 70 से 80% से भी ज्यादा टैक्स लगा दिया। कारीगरों के अंगूठे काट दिए गए। भारतीय उद्योगों को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। यह दृश्य दिलीप कुमार की क्रांति फिल्म में भी दिखाया गया है और इसके बाद अंग्रेजी व्यापार को यहाँ स्थापित किया गया। यहाँ तक कि भारतीय भूषा अर्थात पहनावा को भी बदल दिया गया। भारत एक गर्म देश है। उत्तर भारत में 2-2.5 महीने की ठंड एवं दक्षिण भारत में 1-1.5 महीने की ठंड को छोड़ भारत की जलवायु बाकी महीनों में गर्म होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने पसीना सोखने वाले ढीले ढाले सूती वस्त्रों को पहनावे के रूप में स्वीकार किया था। इसमें भी जलवायु के हिसाब से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की अलग अलग वेशभूषाएं, इससे वहाँ के स्थानीय टेलरों को रोजगार मिलता था। किंतु कपड़े के व्यापार पर मोनोपोली स्थापित करने के लिए अंग्रेजी कंपनी राज के भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनसे पोषित लोगों को पैंट शर्ट, सूट बूट, कोट, टाई हैट जैसे ड्रेस कोड दिए गए। इनकी देखा देखी अन्य भारतीयों ने भी ऐसे पोशाक पहनना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज जिस यूरोप से आए थे वह ठंडा प्रदेश था। वहाँ ठंड से बचने के लिए ऐसी वेशभूषा ठीक थी, किंतु भारत के लोगों को इस प्रकार के पहनावे से पसीने की बदबू एवं अन्य स्किन डिसीजेस का सामना करना पड़ा। जहां स्टेरिलीन और पॉलिस्टर के केमिकल जैसे कपड़ों से अंग्रेजों की कंपनियों को भारी व्यापारिक लाभ मिला, वहीं भारत का पैसा विदेश गया। भारत के कपड़े के लिए कपास उगाने वाले किसानों को आर्थिक हानि हुई। इस टी शर्ट और जीन्स पैंट से भारत के गांव के टेलरों और कारीगरों के रोजगार डूब गए। अंग्रेजों ने भारत का सर्वाधिक नुकसान भारत की आयात और निर्यात नीति को बदल कर किया। यूरोपियन यूनियन के दुनिया में 80 देश गुलाम उपनिवेश थे। वहाँ से जो भी सस्ता सामान या कृषि उपज हो उसको यहाँ के बाजार में लाकर पटक देते और यहाँ पर सस्ते दामों में बेचते, जिसके कारण यहाँ के कृषि उपज एवं कारीगरी उत्पाद के दाम गिर जाते और फिर गिरे हुए दामों पर यहाँ का माल खरीदी कर अन्य जगह पर उनके उपनिवेश या दुनिया में जहाँ पर डिमांड हो वहाँ जाकर बेच देते। इस नीति से यूरोपियन कंपनियों ने तो प्रचंड धन कमाया, किसान एवं कारीगरों को कंगाली की राह पर खड़ा कर दिया। अपने सारे दमनकारी कानून, नीति एवं लूट तंत्र की व्यवस्था को यहाँ बरकरार रखने के लिए अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, तोड़ो फोड़ो राज करो की नीति से यहाँ सांप्रदायिक एवं जाति पाति के झगड़ों को हवा दी, ताकि यहाँ के लोगों का ध्यान दूसरी ओर बढ़ जाए और उनका लूट तंत्र यहाँ आबादित चलता रहे। अपने इस तंत्र को लोक समर्थन दर्शाने के लिए सर्वसम्मति से चुनाव और निर्णय प्रक्रिया में प्रत्यक्ष लोक सहभागिता को नकारते हुए अपनी चुनाव पद्धति को यहाँ स्थापित भी कर दिया। इस तरह भारत में अंग्रेजी लूट तंत्र के दुष्परिणाम जब सामने आए, तब ओडिशा के किसानों ने देश में सर्वप्रथम सन 1818 में एक बड़ा विद्रोह किया। फिर 1857 की क्रांति, उसके बाद बिरसा मुंडा तथा अन्य वनवासियों के विद्रोह, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह कहने वाले लोकमान्य तिलक, गांधी का विदेशी बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे लाखों क्रांतिकारियों का बलिदान तथा विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ और उसमें यूरोपियन यूनियन का आर्थिक नुकसान, इसी के साथ उनके गुलाम उपनिवेशों में आजादी की मांग का तेजी से उठाव होना, जिसमें भारत का अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी का करो या मरो आंदोलन, नेताजी की
आजाद हिंद सेना, जिसकी तीव्रता को देख ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास करके भारत में सत्ता हस्तांतरण के समझौते के साथ अपने कंपनी हितों को ध्यान में रखते हुए उपनिवेशी नेताओं को ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के जरिए सत्ता सौंप दी गई और सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का बंटवारा भारत पाकिस्तान के रूप में किया गया। इस बीच 15 अगस्त 1947 को जब वे यहाँ से गए, भारत के बर्बादी के आंकड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। अंग्रेजी राज से पहले जहां भारत की उत्पादकता एवं निर्यात विश्व में 1/4 थी, वह इनके जाने के समय 2-3% पर आ गई। इनके 150-200 साल के कंपनी राज में अपने लूट तंत्र से भारत के करोड़ों जनता के रोजगार छीनकर उन्हें बेरोजगार बनाया गया। बेरोजगारी से गरीबी, गरीबी से भूखमरी आई, भूखमरी से भिखारियत और गुनहगारी आई। लाचारी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, झूठ फरेब, महंगाई, विदेशी कर्जा, आर्थिक विषमता, युवाओं की शादियां ना होना, किसान और बेरोजगारियों की आत्महत्याएं, अनाचार, भूमि छीनने से भूमिहीन वर्ग का निर्माण, लाइसेंसी शराब खाने, जुए खाने और लाइसेंस वाले वेश्यालय और उनके कंपनी का माल बेचने के लिए नंगे विज्ञापनों से भारत का सांस्कृतिक पतन जैसी समस्याओं को भारतवासियों को देकर गए। उनके जाने के 75 साल बाद आज जब भारत की जनता आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो क्या महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, नेताजी एवं भगत सिंह जैसे लाखों शहीदों के सपनों का भारत बन पाया, या आजादी के बाद भी काम करने वाले संत विनोबा का ग्राम स्वराज, संत तुकडोजी की ग्राम गीता समझ में आई? सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन खपाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, राजऋषि शाहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे लोगों के विचार समझ में आए। नई आर्थिक सुधार नीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा WTO समझौते से भारत में आने वाले आर्थिक संकटों के खतरों से भारत को अवगत करवाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना करने वाले स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विचार या स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता राष्ट्रबंधु राजू दीक्षित जी का प्रचार समझ में आया। इसका चिंतन भारतवासियों को करना होगा। आज हमारे भारत देश की जनसंख्या 135 करोड़ के ऊपर है। अब इसको रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकार की मिलाकर 3.5 करोड़ नौकरियां हैं, जो 1991 के सरकार के निजीकरण समझौते से अब घटती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा प्राइवेट अर्थात निजी क्षेत्र है, जहां रिकॉर्डेड नौकरियां 5.25 करोड़ के आसपास है। इन क्षेत्रों में ऑटोमेशन, रोबोट्स तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री से नौकरियों का प्रतिशत और भी घटने वाला ही है। अब इसको निवास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में भारत की लगभग 40% आबादी निवास करती है, जिसमें अधिकतर सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर के लोग और इससे संबंधित डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स, इनके साथ बड़े और छोटे व्यवसायिक, छोटे मोटे दुकानदार, टूर्स एंड ट्रेवल्स, कला क्षेत्र, कारीगरी एवं लघु उद्योग एवं मजदूर एवं अन्य छोटे मोटे कामों में लगे लोग दिखाई देते हैं। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी आबादी लगभग 60% जो ग्रामीण अंचलों में निवास करती है, जिसमें किसान, खेत, कृषि भूमि बंटवारे के कारण घटती जा रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में अत्यल्प भूधारक सीमांत किसानों की संख्या बढ़ रही है, या कुछ बड़े व्यापारियों को छोड़े तो एक बहुत बड़ी आबादी आर्थिक समस्याओं से त्रस्त है। अब इसके साथ दोनों ही तरफ अर्थात ग्रामीण एवं शहरों को मिलाकर जो पढ़े लिखे नौकरी और रोजगार के तलाश में लोग हैं, ऐसे बेरोजगारों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। एक सर्वे के अनुमान से वह करोड़ों में है। दूसरी तरफ ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जिनके पास साल भर पर्याप्त काम नहीं है, या फिर जिनकी आमदनी बहुत ही कम है, जिसके कारण वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को स्वावलंबन, स्वदेशी उत्पाद, कुटीर उद्योग अर्थात ग्राम उद्योग और गृह उद्योगों की तरफ ही मुड़ना होगा। समूह सहायता, सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं सहकारिता से ही समाज में अधिक से अधिक रोजगार निर्माण होता है। उस दिशा में सोचना होगा। भारत जैसे अधिक आबादी वाले देश में सभी का पेट स्वाभिमान की रोजी रोटी से भरे ऐसी विकेंद्रित व्यवस्था से रोजगार निर्माण करना होगा। उदाहरण के तौर पे खादी या स्वदेशी कपास के वस्त्र जो कुटीर उद्योगों में निर्माण होते हैं, इसको रोजगार की दृष्टि से समझे तो आज अगर भारत में 1 करोड़ लोग सूती खादी के वस्त्र पहनते हैं, तो उसके पीछे 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। यदि भारत की 135 करोड़ की आबादी यह वस्त्र पहने तो
भारत में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। साथ ही भारत जैसे कृषि प्रधान देश के कपास उत्पादक किसानों की अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत होगी। कपास इको फ्रेंडली अर्थात पर्यावरण पूरक होने से पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। सर्दी में गर्म एवं गर्मी में ठंड रहने वाले इन सूती खादी वस्त्रों को पहनने से भारत जैसे गर्म देश के लोगों को आरोग्य लाभ भी मिलेगा। ऐसे ही अन्य कृषि उत्पादों में गेहूं का दलिया, सूजी, आलू के चिप्स, मक्के के पॉपकॉर्न, दलहनों में गोबर गौमूत्र से पंचगौ उत्पाद, धातु उद्योग, फुटवेयर, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, खाद्य एवं पेय उत्पाद, मिट्टी के बर्तनों का उत्पाद, वन क्षेत्रों में बांस के उत्पादन, शहद का उत्पादन, वन औषधि उपज से आयुर्वेद की औषधियों का निर्माण, ऐसे ढेरों काम जो ग्रामीण अंचलों में ही कच्चे माल को पक्का बनाने की प्रक्रिया में ग्राम स्थल पर ही हो तो रोजगार वृद्धि, आर्थिक समृद्धि तथा कर्ज मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गांव, नगर एवं महानगरों के पारंपरिक उद्योगों को नई तकनीक के साथ पुनर्जीवित करना होगा। चीन, जापान तथा सिंगापुर की तरह यहाँ भी नगरों के लोगों को टेक्नोलॉजी देकर उनसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन कराना होगा। अपारंपरिक ऊर्जा जैसे सोलर उपकरणों में रोजगार की भारी संभावनाएं ऐसे क्षेत्र लोगों के लिए खोलने होंगे। देश के लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अपने स्थानीय उत्पादनों को अपनाना होगा। वोकल टू लोकल का नारा बुलंद करना होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर इस विषय को बल दिया है, जिससे रोजगार के साथ देश में स्थानिक स्तर पर संपत्ति का निर्माण भी होगा और विदेशी कर से छुटकारा भी मिलेगा, जिससे भारत में लोक स्वराज की स्थापना आसान होगी। अपनी धरोहर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के साथ योग और अध्यात्म की ओर बढ़ना होगा, जिससे भारत सोने का शेर बनने के साथ ही दुनिया के लिए मार्गदर्शक आध्यात्मिक विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ हो सके। इसके लिए हम सभी भारतवासियों को प्रामाणिक प्रयत्न करना होगा। जय हिंद, जय भारत।